जय हिंद दोस्तों, आप सभी का योद्धा बैच में स्वागत है। हिंदी का इतिहास के 3 वीडियो आपको मिले थे और आशा करता हूं वो आपको समझ में आए होंगे और आपने बहुत पसंद किया होगा। और उसी का मैराथन लेकर मैं आ गया हूं आज, हिंदी के इतिहास का मैराथन। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। पूरे 3 वीडियोस जो मैंने दिए थे वो एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे। और साथ में क्या मिलेंगे कि इन चैप्टरों से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में उठे थे, सीरियल बाय सीरियल हम बात करेंगे और एक एक टॉपिक की बात करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं उठाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आपको पसंद आएगा और आज का भी वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और मैं कहूंगा कि आज का वीडियो देखिए और अपनी नोट्स बनाइए और हर एक पॉइंट को उसमें नोट करिए। तो बात करते हैं हिंदी का इतिहास। हिंदी का चैप्टर मैंने शुरू किया था और पहला ही चैप्टर है आपका हिंदी का इतिहास। बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं कि हिंदी के इतिहास में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। आज थोड़ी सी मैं व्याख्या कम करते हुए चलूँगा कि एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट उठेंगे। पहला क्वेश्चन ही आएगा। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हिंदी भाषा हमारी, हिंदी भाषा का विश्व में स्थान क्या है। पहला पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, विश्व में स्थान। विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। एक एक मैं पॉइंट की बात करूंगा। विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पहले और दूसरे नंबर में कौन है। तो पहले नंबर में है आपकी भाषा अंग्रेजी और दूसरे भाषा में है मैंड्रिन। मैंड्रिन भाषा चीन की भाषा है, अर्थात पहले में अंग्रेजी है, दूसरे में मैंड्रिन है और तीसरे में हिंदी है। विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। अब बात आएगी कि भारत में हिंदी का पहला स्थान है, दूसरे नंबर पे है बांग्ला भाषा और तीसरे नंबर पे है उर्दू भाषा। अब देखिए यहाँ पर आपके 2 प्रश्न बन सकते हैं कि विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पे मैंड्रिन है जो चीन की भाषा है और तीसरे नंबर पे हिंदी है जो हमारी मातृभाषा है। फिर भारत की बात करते हैं। भारत में पहले नंबर पे हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, दूसरे नंबर पे बांग्ला बोली जाती है और तीसरे नंबर पर उर्दू बोली जाती है। दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं आगे, चलते हैं आगे। जब भी चलेंगे तो मेन बात आती है कि हिंदी का परिवार। तो आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक, या इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट भाषा परिवार की भाषा है। देखिए, जब भी आकृति के आधार पर बात करेगा, आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा परिवार की भाषा है। और जब भाषा के आधार पर बात करेगा कि भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। परिवार की भाषा है। दोनों पॉइंट, जब भी आकृति के आधार पर बात करेगा तो आकृति के आधार पर वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है, और जब भी भाषा के आधार पर बात करेगा तो भारोपीय परिवार की भाषा है। ये भी दोनों पॉइंट है, ये भी आपको अपनी नोट्स में नोट करना है। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी का जन्म या हिंदी का विकास क्रम। जब हिंदी के विकास क्रम की बात करते हैं तो पहले आता है संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा अपभ्रंश, इसे सौर सैनी भी कहते हैं। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, फिर हिंदी। ये हिंदी का विकास क्रम है। कहीं कहीं एग्जामों में सीधा आपसे पूछेगा कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। 4 ऑप्शन आएंगे, चारों ऑप्शन में इसके क्रम को पूछेगा। कहीं कहीं क्रम को क्या करेगा, इधर उधर अलट पलट देगा। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, ये इसका विकास क्रम है। अब देखिए, संस्कृत हमारी किनकी भाषा थी? आर्यों की भाषा थी। पाली
पाली में कौन? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। प्राकृत में महावीर स्वामी ने दिया था। फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। अवहट्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा, विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि अपभ्रंश के बाद डायरेक्ट हिंदी आ गई और कुछ कहते हैं कि इनके बीच में अवहट्ट भी आई थी। तो ये आपको ध्यान देना है कि संस्कृत का क्रम क्या है, हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, ये क्रम चलता है। इन्हें इसी क्रम से आप याद करेंगे। फिर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी कहेगा हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी की बात करेगा, आदि जननी की बात करेगा, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? संस्कृत होगा। आंसर आपका संस्कृत होगा। जब भी आदि जननी की बात करेगा तो आंसर संस्कृत होगा। और जब भी सिर्फ हिंदी की उत्पत्ति की बात करेगा, कि हिंदी की उत्पत्ति की बात करेगा, तो आंसर आपका होगा अपभ्रंश या अवहट्ट। अपभ्रंश या अवहट्ट। देखिए दोनों को मैं एकदम क्लियर कर दूं। जब हिंदी की आदि जननी, आदि जननी ये शब्द यूज करें कि आदि जननी, तो आंसर क्या होगा? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। और जब सिर्फ हिंदी की उत्पत्ति की बात करेगा, अपभ्रंश या अवहट्ट होगा। फिर मैं एक बात और यहाँ समझा दे रहा हूँ कि जब भी ऑप्शन दोनों हो, अपभ्रंश भी हो और अवहट्ट भी हो, तो आप अवहट्ट को टिक करके आएंगे। और जब अवहट्ट ना हो तो अपभ्रंश आपका सही है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अवहट्ट में विद्वानों में मतभेद है। तो एग्जामिनर अपभ्रंश को मानते हैं, पर जब कभी अवहट्ट ऑप्शन में दिख जाए तो इसे टिक करके आइएगा। आशा करता हूँ ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं कि हिंदी का नाम किसने दिया और ये किस भाषा का शब्द है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए कि हिंदी का नाम ईरान के लोगों ने दिया। हिंदी का नाम ईरान के लोगों ने दिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी का नामकरण किसने किया? तो हिंदी का नामकरण ईरानियों ने किया। फिर दूसरा प्रश्न बनता है, हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी मूलतः, देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है हिंदी मूलतः। देखिए हिंदी का नाम किसने दिया? ईरानियों ने दिया। और ईरानियों की जो भाषा थी वो फारसी थी, तो उन्होंने नाम दिया, तो हिंदी शब्द किसका होगा? हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। ठीक। फिर एक और प्रश्न आता है कि हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी का अर्थ, हिंदी का अर्थ है हिंद का। हिंद का, हिंदी का अर्थ क्या है? हिंद का। तो ये भी आपको याद करना है कि हिंदी का नामकरण किसने किया? तो ईरानियों ने किया। हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी का अर्थ है हिंद का। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी का संवैधानिक स्थान क्या है? हिंदी में संविधान में क्या नाम दिया गया है और क्या इसकी स्थिति है, ये भी बात करते हैं। जब संविधान की बात करते हैं तो भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा का नाम दिया गया है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत अंतर है। राष्ट्रभाषा जब भी होगी तो उस देश की एक ही भाषा होगी जो हर क्षेत्र में बोली जानी अनिवार्य होगी। पर भारत एक ऐसा देश है जहां हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके कारण भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई है। राजभाषा है, और वह राजभाषा कौन है? हिंदी है।
तो आपको ये याद रखना है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, कौन सी भाषा है, राजभाषा है। ये हुआ। अब राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो ये भी एक प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक ही वीडियो में सारे पॉइंट में क्लियर कर दूंगा। पहला, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। फिर कौन है, राजभाषा, यानी हिंदी हमारी भारत की कौन सी है, भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। और राजभाषा का दर्जा कब मिला, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये हिंदी दिवस कब है, ये भारत का हिंदी दिवस है। और जब भी विश्व की बात आएगी तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान देना, विश्व में जब भी हिंदी दिवस की बात आएगी तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। पर नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जब आएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व का नाम ऐड करें तो वह क्या होगा, 10 जनवरी होगा। आगे चलते हैं। अब संविधान के भाग 17 संविधान का भाग 17 है, वो किससे संबंधित है, वो राजभाषा से ही संबंधित है। संविधान में भाग है, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ऐसे ही भाग 17 है। तो भाग 17 हमारा क्या है, भाग 17 हमारा राजभाषा से संबंधित है। तो उसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित हैं। ये भी आपको याद करना है कि राजभाषा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में बात किया गया है। भाग कौन सा है, 17। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि भाग 17 संविधान का किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। या कह सकता है राजभाषा संविधान के किस भाग में आती है, तो भाग 17 में आती है। कितने अनुच्छेद से कहाँ तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक। और एक यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 343 के भाग का में क्या है, तो भाग का में ये लिखा गया है कि भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा कौन होगी, हिंदी होगी। हिंदी और तथा लिपि कौन होगी, लिपि होगी देवनागरी, देवनागरी होगी। देखिए लिपि और दोनों के बारे में बात किया गया है। कहाँ पर, 343 भाग का में कहा गया है भारत की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी लिपि होगी। देवनागरी को लोकनागरी लिपि या एक और नाम कहते हैं, इसे हिंदी लिपि भी कहते हैं। इसका अन्य नाम भी है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि देवनागरी लिपि है, उसे लोकनागरी लिपि और हिंदी लिपि भी कहते हैं। अब देवनागरी लिपि किसके अंतर्गत आती है, ये भी क्वेश्चन एक उठता है कि देवनागरी लिपि किसके अंतर्गत आती है, तो ये ब्राह्मी लिपि,
ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत देवनागरी लिपि आती है। तो ये भी आपको याद करना कि ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत देवनागरी आती है और देवनागरी ही हमारी क्या है, हिंदी। यानी लिखने का ढंग, लिपि क्या होती है, लिपि का मतलब लिखने का ढंग। जैसे देवनागरी लिपि की एक खासियत क्या है कि यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ये देवनागरी लिपि की क्वालिटी है। अब जैसे उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है, ना कि बाएं से दाएं की ओर। तो ये भी आपको ध्यान देना कि हिंदी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, यही देवनागरी लिपि की खासियत है। तो ये भी आपका यहाँ से प्रश्न हो गया कि अनुच्छेद 343 भाग का में क्या है, उसमें कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है तथा लिपि देवनागरी है। देवनागरी किसके अंतर्गत आती है, ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आती है। और देवनागरी का अन्य नाम क्या है, लोकनागरी लिपि या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि 343 के भाग का नहीं, भाग खा में क्या कहा गया है। भाग खा में ये कहा गया है कि संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्षों तक ही अंग्रेजी मान्य होगी। अर्थात हमारे कामकाज के लिए अंग्रेजी 1965 तक ही 15 वर्षों तक ही अंग्रेजी को स्थान दिया जाएगा। अर्थात जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद संविधान बनने तक में भी अंग्रेजी हमारे इस्तेमाल होती थी। उस समय के सारे कानून, यहाँ तक संविधान भी हमारा अंग्रेजी में लिखा गया था। तो ये हुआ कि जब हमारी राजभाषा हिंदी हो गई है तो अब हमें क्या है, कामकाज भी हिंदी में करना चाहिए। तो ये हुआ कि एक साथ इतनी जल्दी तो ये परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हुआ क्या कि ठीक है, संविधान लागू होने के पहले दिन से 15 वर्षों तक ही अंग्रेजी का हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, छोड़ते रहेंगे। और वो टाइम था 1965 तक था, 15 वर्षों तक था। तो ये भी आपको प्रश्न आ गया होगा कि 343 भाग खा में क्या कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक ही अंग्रेजी मान्य होगी, अर्थात 1965 तक। तो यहाँ से आगे भी चलते हैं। अब क्या आया, अब बात करते हैं कि अनुसूची, जैसे भाग होता है वैसे ही संविधान में अनुसूची होती है। अनुसूची 8, अनुसूची 8 जो है किससे संबंधित है, अनुसूची 8 हमारी भाषाओं से संबंधित है। तो ये भी आपको याद करना, जैसे अनुसूची पहली, अनुसूची दूसरी, अनुसूची तीसरी, ऐसे अनुसूची 8वीं किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। और यहाँ पे पहला प्रश्न उठता है कि अनुसूची में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। क्या था पहले, अनुसूची 8 किससे संबंधित है, अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त कितनी भाषाएं शामिल हुई थी अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में 14 भाषाएं शामिल हुई थी। फिर समय समय पर संविधान संशोधन हुआ जिसके कारण कुछ भाषाएं और जोड़ी गई और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 8 भाषाएं हैं। आइए उसमें भी बात करते हैं कि वह भाषाएं कौन कौन सी हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। तो यहाँ से भी प्रश्न उठता है कि वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। तो मैंने अपने पिछली वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको एक दी थी, एक दोहा दिया था, उसको याद कर आप लेंगे तो आपको 14 भाषाएं पूरी मिल जाएंगी। तो आते हैं वो क्या था, वो था असम, बंग, पंकन, उड़ा, तेली ताऊ, तेली ताऊ, मरा, हिंद के कश्मीर में।
अब देखिए ये भी आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे। ये 14 भाषाएं आपको याद करनी होगी कि जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 1950, उस समय कितनी भाषाएं उस समय थी? 14 भाषाएं थी। वो कौन कौन सी थी? आ से असमिया, मैं एक एक पॉइंट को भाई क्लियर करो। आ से असमिया, सा से संस्कृत, मा से मलयालम, बंग से बांग्ला, गु से गुजरात, पंग से पंजाब, का और ना से कन्नड़, उड़ा से उड़िया, तेली से तमिल और ताओ में तेलुगु, ऊ से उर्दू, मरा से मराठी, हिंद से हिंदी और के को काटेंगे कश्मीरी और में से आप हट जाएगा। तो सारा मैं नोट कर दे रहा हूं कि आ से असमिया, सा से संस्कृत, मा से मलयालम, बंग से बांग्ला, गा से गुजरात, गुजराती भाषा, पंग से पंजाबी भाषा, कन से कन्नड़, उड़ा से उड़िया, तेली से तमिल, ताओ से तेलुगु, ऊ से उर्दू, मरा से मराठी, हिंद से हिंदी और कश्मीरी। ये हमारी 14 भाषाएं थी जो आपकी संविधान लागू होते समय ये थी। अब हुआ कि 14 से 22 कैसे बनी, तो ये आपको नोट करने हैं और ये आपको याद करना है कि असम, बंग, पंकन, उड़ा, तेली, ताऊ, मरा, हिंद के कश्मीर में, इनको याद कर लेंगे, आपको 14 भाषाएं मिल जाएंगी। आते हैं अब 14 के बाद 15वीं भाषा कौन सी थी? तो 15वीं थी आपकी सिंधी। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। ये हमारी कौन सी थी? 15वीं भाषा थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। तो आगे चलते हैं कि 15वीं के बाद फिर आपका एक संविधान संशोधन हुआ था जिसको कहते हैं हम लोग 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी हमारी। वो कौन कौन सी हैं? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। देखिए 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये 3 भाषा जोड़ी गई थी हमारी 71वें संविधान संशोधन 1992 में। 15 उधर हो गई थी। अब कौन कौन सी हो गई? ये 16वीं हो गई, 17वीं हो गई, 18वीं हो गई। ये हमारी 3 हो गए। इनको भी याद करने की आपके लिए ट्रिक है कि सीधे आपको याद करना है कि नेपाल को मणि, बस इतनी आपको ट्रिक याद करनी है, नेपाल को मणि। अब इसके बाद 18 से 22 कैसे हुई तो वो भी आपको याद करना है। वो संविधान संशोधन हुआ था 92वें संविधान संशोधन 2003। उसमें जोड़ी गई थी आपकी भाषा बोडो, डोंगरी और उसके बाद आपकी थी संथाली और मैथिली। ये 4 भाषा 18 के बाद ये 19वीं हो गई, ये 20वीं हो गई, ये 21वीं हो गई और ये 22वीं हो गई। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप याद करने चाहेंगे तो शॉर्ट ट्रिक है बोडो संग मैथिली। बोडो संग मैथिली, बो से बोडो, डो से डोंगरी, संग से संथाली और मैथिली तो मैथिली है ये। तो ये आपकी 22 भाषा थी। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है। आपने वो 14 भाषाएं आपने देखी, सिंधी भी देख ली, 3 ये देख ली, 4 ये देख ली।
कहीं पे भी अंग्रेजी नहीं दिखा, अर्थात अनुसूची 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को जगह नहीं दी गई है। और एक भाषा भोजपुरी भारत के कई क्षेत्रों में बोली जाती है, पर यहाँ पे नहीं स्थान मिला। बिहारी को भी नहीं स्थान मिला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इसमें इन बातों को ध्यान देना है कि कौन कौन सी भाषा को शामिल किया गया है, कौन कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। जैसे उर्दू यहाँ है, 8वीं अनुसूची में उर्दू को जगह मिली है, नेपाली को मिली है। ये दूसरे देश की भाषा है, नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, उसकी भाषा को भी क्या है 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। तो अभी भी भारत की कई ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें अनुसूची में जगह नहीं मिली है। चलते हैं आगे, अपने मैराथन वीडियो को और आगे लेकर चलते हैं, जल्दी जल्दी सारे पॉइंट को ख़त्म करते हैं। ये थी आपकी अनुसूची 8। इसके बाद एक प्रश्न और उठता है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य। देखिए पॉइंट है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य, अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो उसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। तो ये भी आपको याद करना है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना। वो किसके आधार पर बना? भाषा के आधार पर ये राज्य बना। एक प्रश्न और उठता है कि राजभाषा आयोग का गठन, एक पॉइंट ये है, देखिए राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 को हुआ। राजभाषा आयोग का गठन 1955 हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे BG खेर। BG खेर, बी से बाल, जी से गंगाधर और खेर, यानी इनका फुल नाम है बाल गंगाधर खेर, लेकिन इन्हें शॉर्ट में हमेशा यूज किया जाता है BG खेर। आशा करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं और कितनी बोलियां हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा तथा 17 बोलियां हैं। 17 बोलियां हैं। अब वो उपभाषाएं क्या हैं और 17 बोलियां क्या हैं, ये आपको मेरे पिछले वीडियो में देखना होगा, तो वहाँ पे मैं विस्तार से बताया हूँ, फिर भी मैं बात कर ले रहा हूँ। अब वो 5 कौन कौन सी हैं? तो 5 में पहली है आपकी राजस्थानी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है पश्चिमी हिंदी, चौथी है बिहारी और 5वीं है पहाड़ी। 5वीं है पहाड़ी। देखिए इतनी हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ये हमारी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। आते हैं कि बोलियां कौन किस में कितनी बोलियां हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि बोलियां की 17 बोलियां। अब 17 बोलियां कौन है? जो हमारी 5 उपभाषाएं थी उसके अंतर्गत हमारी 17 बोलियां आती हैं। जैसे राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी
और जयपुरी, मेवाती और मालवी आती है। और इनका क्षेत्र है, ये किन क्षेत्रों में है? राजस्थान के क्षेत्र में है। ये जो हमारी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनका क्षेत्र है एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़। ये 3 क्षेत्र में बोली जाती है। ये भी प्रश्न आते हैं कौन किसके क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? कौरवी, खड़ी बोली, इसे हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौज। फिर से आप देख लीजिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? कौरवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। इनका क्षेत्र है यूपी और हरियाणा। यूपी और हरियाणा के कई क्षेत्रों में ये बोली जाती हैं। बिहारी में कौन कौन आती हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर से सुन लीजिए, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इनका क्षेत्र है यूपी और बिहार। यूपी और बिहार के कई क्षेत्रों में ये भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली जाती हैं। अब पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन से आती हैं? कुमायूनी और गढ़वाली। इनका क्षेत्र है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये आपकी थी हिंदी की 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी हैं? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। और बोलियां कितनी हैं? 17 बोलियां। और 17 बोलियां ये हैं। और कौन किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, ये आपके सामने मैंने बता दिया। तो ये आज का था हिंदी का इतिहास। हिंदी के इतिहास का चैप्टर का मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दे दिया है। और आशा करता हूँ इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो जितना मैंने पढ़ाया उसी में से उठाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हिंदी के नए चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।